हम लोग का अब अगला टॉपिक जो है वो था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर इसको पहले देख लेते हैं, और एक हम जो है ये भी देख लेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में अंतर क्या होता है, क्योंकि पिछले क्लास में क्षमादान शक्तियों की चर्चा की गई थी, तो उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में अंतर क्या है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो आपात उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास जो है निम्नलिखित शक्तियां होती है, और उस शक्तियों में क्या है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध वॉर बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन या सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रेवेलियन के होने या इनमें से किसी की संभावना के कारण भारत या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकेगा। ये शक्ति है। इसके अलावा अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। अनुच्छेद 356 इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है। राष्ट्रपति को शक्ति है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी विफल हो गया है, तो वह उस राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ये चीज है। इसी तरह जो अनुच्छेद 360 है, इसके अंतर्गत भी जो है राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को शक्ति है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन नहीं, इसको जो है इसमें बताया गया है कि ये 356 वाला ही वापस आ रहा था। जैसे कि इसमें इसको हम लोग अपने तरीके से लिखते हैं, जैसे कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग का
वित्तीय स्थायित्व यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या साख, जिसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट संकट में है या खतरे में है, संकट में है तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है, और इसे वित्तीय आपात कहते हैं, उद्घोषणा कर सकता है। इसको जो है प्रचलित भाषा में वित्तीय आपात कहा जाता है, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का। इसी तरह एक अनुच्छेद और है, वो 358 है, और इसमें बताया गया है कि यदि आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध यानी वार या बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, यहाँ पर कोमा दे के ये लिख सकते हैं हम लोग कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं, आधार पर की गई है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। ये चीजें दी गई। इसके अलावा जो अनुच्छेद 359 है, इसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा शेष अनुच्छेदों में दिए गए मूल अधिकारों या उनमें से किन्हीं का निलंबन कर सकेगा। ये कहा है। ये जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां थी। हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमा शक्तियों में क्या अंतर है। ऐसे हम इसको राज्यपाल वाले जगह पे भी कर सकते हैं, तो यहीं पे देखना, देखो यहीं देख लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान, इसको पीछे करना चाहिए था लेकिन वहां छूट गया था, इसलिए अंतर क्या क्या है। तो जो संविधान में राष्ट्रपति को तो क्षमादान की शक्ति दी गई है, लेकिन जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है वह अनुच्छेद 161 में की गई है। और समानता जो है, दोनों की शक्ति बराबर है, लेकिन वहां पर 3 तरह के अंतर जो है मतलब उत्पन्न होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी जो मिलिट्री कोर्ट है उसके द्वारा दंड को क्षमा करने की शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, लेकिन राज्यपाल के मामले में ये नहीं है। एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर जो है, राष्ट्रपति को उन विषयों पर भी शक्ति प्राप्त है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से जुड़ा हुआ है,
इन विषयों पर राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल को जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के लिए जो है विषय यानी शक्ति से जुड़े विषय पर शक्ति दिया गया है। शक्ति से जुड़ा विषय यानी जो राज्य की कार्यपालिका के विषय हैं उसी पे शक्ति राज्यपाल को है, और राष्ट्रपति को केंद्र यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति से जुड़े विषय पर प्राप्त है। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति मृत्यु दंड को तो क्षमा कर ही सकता है। इसमें जो है परिहार हो गया, इसके अलावा जो इसको लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। ये सभी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को मृत्यु दंड के मामले में शक्ति नहीं प्राप्त है। किंतु अधिविधि के अनुसार उसे जो है लघुकरण, परिहार या निलंबन आदि की शक्ति दी गई है, तो वो उसका प्रयोग कर सकता है। और ऐसी शक्ति जो है दंड प्रक्रिया संहिता यानी जो 1973 है उसके द्वारा जो है राज्यपाल को दिया गया है। तो ये अंतर है कह सकते हैं हमें। अब हमारा जो अगला था वो था राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां राष्ट्रपति की अदर्स पावर, और इसमें जो है जैसे कि अनुच्छेद 143 की चर्चा, जैसे अध्यादेश की शक्ति जैसे हो गया, इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह किसी विधि यानी लॉ या तथ्य यानी फैक्ट के ऐसे प्रश्न पर जो व्यापक महत्व का है और उसे लगता है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जानी चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विचार करने तथा राय देने के लिए निर्देश दे सकता है। ये चीजें हैं अन्य शक्ति के रूप में। इसके अलावा जो है जैसा कि अनुच्छेद 229 है, तो इसमें जो है संघ राज्य क्षेत्र यानी जो यूटीज है, इसका प्रशासन यानी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन चलाया जाता है। उसे इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे इसके अलावा जो है जैसे कि अनुच्छेद 341 हो गया, इसके अलावा हम लोग जो है अनुच्छेद 342 की भी चर्चा कर सकते हैं। इसमें शक्ति क्या दिया गया है कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में विभिन्न सामाजिक
समूहों को पहचानने तथा उन्हें इन सूचियों में शामिल करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति है। शामिल करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। तो ये एक चीजें हो गया। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 339 को भी लिया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि अनुसूचित क्षेत्रों, यानी जो शेड्यूल्ड एरिया है, अर्थात जिन क्षेत्रों को अनुसूचित, या फिर अनुसूचित की जगह हम लोग जनजातीय लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जनजातीय आबादी के कारण विशेष संरक्षण दिया जाता है, उसे अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, के रूप में क्षेत्रों को शामिल करने या कुछ क्षेत्रों को सूची से बाहर करने का निर्णय कर सके तथा किसी राज्य विशेष के राज्यपाल से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन मांग सके। इसके अलावा एक चीज और है कि ऐसे क्षेत्रों में, इसी में है, ऐसे क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिए बनाया गया कोई भी नियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रभावी नहीं हो सकता है। ये चीज है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो है वीटो की शक्तियां भी है, तो उस पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार शक्ति, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, समानता हर देश में कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी जाती है कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके, और यह शक्ति दो कारण से दी जाती है। पहला कारण ये होता है कि यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही है जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है तो उसे रोका जा सके। दूसरा कारण होता है कि यदि विधायक के कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श न किया गया हो और उसे जल्दीबाजी में पारित कर दिया गया हो तो उससे सुधारा जा सके। इसलिए जो है कार्यपालिका के प्रमुख के पास यह शक्ति दी जाती है कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक यानी बिल को अधिनियम बनने से रोक सके। ये दो कारण मुख्य रूप से होते हैं। और जो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है, वीटो की शक्ति जो है, हम पहले देखते हैं वीटो की शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। और इसमें कौन कौन होता है, तो इसमें जो है हमारा हो जाता है
आत्यंतिक बीटो, यानी अब्सोल्यूट बीटो। ये हो गया। दूसरा जो है हमारा वो है विशेषित बीटो, क्वालिफाइड बीटो हो गया। तीसरा जो है वो है निलंबनकारी बीटो, सस्पेंसिव बीटो। और चौथा जो है वो हो गया जेबी बीटो, यानी पॉकेट बीटो। ये 4 प्रकार की होती है। जैसे कि हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। जो हमारा पहला है वो है आत्यंतिक बीटो, इसको अब्सोल्यूट बीटो भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि इसका अर्थ होता है कि बीटो की ऐसी शक्ति से है, ऐसी शक्ति जो विधायिका द्वारा पारित, विधायिका द्वारा पारित किए गए विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर सकती है, पूरी तरह खारिज कर सकती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे इंग्लैंड के क्राउन जो हैं, इंग्लैंड के क्राउन, उनके पास जो है आत्यंतिक बीटो था और ये शक्ति जो है 1688 के बाद इनके पास नहीं रहा। 1688 से पहले तक जो है इंग्लैंड के क्राउन के पास आत्यंतिक बीटो था। इसके अलावा जो हमारा दूसरा है 2 नंबर का, वो है विशेषित बीटो, विशेषित बीटो यानी क्वालिफाइड बीटो। और इसका अर्थ ऐसी बीटो शक्ति से है, ऐसी बीटो शक्ति से है जिसे एक विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। और इस तरह का बीटो का एग्जाम्पल जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास, अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बीटो प्राप्त है। फिर जो अगला है हमारा वो है निलंबनकारी बीटो, सस्पेंसिव बीटो। और इसका अर्थ जो है ये है कि कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए बीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से विधेयक पुनः पारित कर दे, पुनः पारित करके खारिज कर सकती है, खारिज कर सकती है। और इस तरह के बीटो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। अब हमारा जो अगला है वो है जेबी बीटो, जिसको पॉकेट बीटो कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि कार्यपालिका
के प्रमुख द्वारा विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देना। ये 4 प्रकार के वीटो थे और भारत के राष्ट्रपति के जो वीटो है वह इसी रूप में है। भारत के राष्ट्रपति जब तक संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति प्रदान न करे तब तक वह विधेयक जो है अधिनियम नहीं बनता है। जैसे कि जो अनुच्छेद 111 है, अनुच्छेद 111, इसमें क्या कहा गया है कि जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो वह तीन विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकता है, किसी एक का चयन कर सकता है। यहीं से जो है इसको वीटो शक्ति मिलती है। जैसे कि जो विकल्प है तो वो क्या कर सकता है, यानी कि विधेयक पर जो है वह अनुमति देने की घोषणा कर सकता है, यानी कि अनुमति दे सकता है। दूसरा क्या कर सकता है कि वह विधेयक पर जो है अनुमति नहीं देने की घोषणा कर सकता है। या फिर जो है यदि उक्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, उक्त विधेयक, क्योंकि ये जो तीसरी नंबर शक्ति वो धन विधेयक के मामले में नहीं प्राप्त है। धन विधेयक यानी कि मनी बिल नहीं है। और जो है विधेयक धन विधेयक है या सामान्य विधेयक है, ये डिसाइड जो है लोकसभा के सभापति करते हैं, यानी कि जो अध्यक्ष है लोकसभा के, राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो डिसाइड करते हैं कि विधेयक धन विधेयक कब होगा। ठीक है, तो यदि उक्त विधेयक धन विधेयक नहीं है और राष्ट्रपति को विधेयक या उसके किसी उपबंध पर आपत्ति है तो वह उस विधेयक को संसद के सदनों के कुछ सुझावों के बिना या कुछ सुझावों के साथ पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। और इसमें क्या होता है कि यदि संसद उसके द्वारा सुझाए गए संशोधन के साथ या उन संशोधन के बिना उस विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्यता अनुमति देनी पड़ती है, वो बाध्य हो जाता है। तो यदि संसद उसके द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ या उन संशोधनों के बिना उस विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्यता अनुमति देनी पड़ती है। ये चीजें हैं। और चौथा जो बात है कि वह बिना कोई निर्णय किए विधेयक को
अपने पास रोक कर रख सकता है, और यही जो है वीटो का काम करता है। यानी अनुच्छेद 111 में दिए गए उपरोक्त उपबंधनों के भीतर से ही राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति हासिल होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो के अलावा 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं, और ये तीनों शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति, तो इसमें कौन कौन सा है, जैसे कि इसको जो है सीमित रूप में आत्यांतिक वीटो प्राप्त है, वीटो की शक्ति प्राप्त है। उदाहरण के लिए क्या हम दे सकते हैं कि जैसे किसी प्राइवेट सदस्य का विधेयक हो और मंत्रिपरिषद की सलाह उसके पक्ष में ना हो तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजने के बाद किंतु उसकी अनुमति मिलने से पहले ही सरकार गिर जाए और लोकसभा के बहुमत से बनी नई सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को वह विधेयक अस्वीकार करने की सलाह दे तो भी वह आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। और भारत के राष्ट्रपति ने 2 प्रसिद्ध मामलों में आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है। जो इसका प्रयोग जो है पहला प्रयोग तो 1954 में किया था, 1954 में, और वो था पेप्सू राज्य क्षेत्र, जो आज का हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं, आज का हिमाचल प्रदेश और इसके आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू था और संसद जो है यह पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 विनियोग विधेयक 1954 ये पारित किया। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो श्री राजेंद्र प्रसाद, और इनको भेजा। तो इसी बीच पेप्सू से राष्ट्रपति शासन जो है हटा दिया गया और मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति न देने की सलाह दी थी। तो फलतः इस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया। और जो दूसरा मामला था वह 1991 का था और संसद ने लोकसभा के विघटन से सिर्फ 1 दिन पूर्व जो है संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 1991 दोनों सदनों से पारित करा के राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा। और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 117(1) के तहत जो है इस पे जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, जो है पूर्व अनुमति या मंजूरी नहीं ली गई थी। तो इस पे भी जो है राष्ट्रपति जो है अनुमति नहीं दिया। तो ये 2 मामले में इसका प्रयोग किया गया है आत्यांतिक वीटो का। जो दूसरा वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है वह है निलंबनकारी वीटो भी प्राप्त है। यानी कि वह धन विधेयक या संविधान संशोधन, धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन से भिन्न विधेयक पर, यानी इन दोनों से भिन्न विधेयक पर पुनर्विचार करने का निर्देश दे सकता है। निर्देश
जो है दे सकता है, और किंतु संसद द्वारा उसे पुनः पारित कर दिए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देनी पड़ती है। ये चीज था। और जो सबसे फेमस है वह है राष्ट्रपति के पास जो सबसे प्रभावी रूप में है, यानी तीसरा जो है सबसे प्रभावी वीटो जो है वो है जेबी वीटो। जेबी वीटो यही है। और अनुच्छेद 111 में क्या लिखा हुआ था? सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को यथाशीघ्र, यानी एज सून एज पॉसिबल, लौटा देगा। और इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है, और इसी का लाभ उठाकर राष्ट्रपति किसी विधेयक को जो है अनंत काल तक अपने पास रख लेता है। ये जो है ना यथाशीघ्र शब्द का उपयोग किया गया है, तो अनंत काल तक जो है अपने पास रख लेता है। जैसे कि इसके उदाहरण में हम लोग देखना चाहे तो उदाहरण के तौर पर हम लोग जो है 1986 का भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक ले सकते हैं, यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ठीक है। इस विधेयक के कुछ प्रावधान जो है प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। तो उस समय जो है राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह थे, राष्ट्रपति थे। वो इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो है विधेयक पर ना तो अनुमति दी, ना ही देने से इनकार किया, और ना ही मंत्रिपरिषद को जो है पुनर्विचार के हेतु जो है भेजा। बस उसे अपने पास ही पड़ा रहने दिया, जिससे वो कानून नहीं बन सका। इसका ये जो है उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे कि राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या क्या है। राज्य के विधेयक पर, क्योंकि राष्ट्रपति को जो है उस मामले में भी वीटो की शक्ति प्राप्त है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है हो जाएगा राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। प्रेसिडेंट्स veto power on the bills of states। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर भी लागू होता है। जब राज्य का विधानमंडल कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजता है, तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। और वो विकल्प कौन कौन सा होता है? जैसे कि वह विधेयक पर स्वीकृति की घोषणा कर सकता है, स्वीकृति की घोषणा कर सकता है। दूसरा जो है वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। तीसरी चीज जो है वह विधेयक को यदि वह धन विधेयक
नहीं है, मनी बिल नहीं है, तो विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यहां तक तो ये चीजें ठीक है, लेकिन जो चौथी चीजें हैं वो ये है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ये चीजें हैं, और अगर ऐसा राज्यपाल करता है, ठीक है, कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, तो राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास कौन सा अनुच्छेद है, तो वो 201 है। अनुच्छेद 201 के तहत 3 विकल्प होते हैं, 3 विकल्प होते हैं, और वो विकल्प कौन कौन सा है, जैसे कि पहला विकल्प है, वह विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है, घोषणा कर सकता है। दूसरा, वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, अनुमति रोक सकता है। और तीसरा जो है, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है, तो जो है राज्य के विधानमंडल के पास, विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ये कर सकता है। और जब राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से कोई विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, तो विधानमंडल को 6 महीने के भीतर जो है 6 महीने के भीतर, इसको लिखना ही ठीक रहेगा, लौटा देता है, तो विधानमंडल को छह महीनों के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करके संशोधन सहित या संशोधनों के बिना उसे राष्ट्रपति को वापस भेजना होता है। देखो, जो संविधान का अनुच्छेद 201 है उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि पुनर्विचार के बाद ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। यह नहीं लिखा है कि इस बार राष्ट्रपति को विधेयक पे अनुमति देनी होगी, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है राज्य विधानमंडल के मामले में। तो इसका अर्थ है कि वह चाहे तो इस बार भी विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है,
तो अनुच्छेद 201 के तहत जो है अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, ये दोनों हैं इस कानून में। और इससे क्या स्पष्ट हो जाता है? इससे स्पष्ट होता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो की शक्ति अतिरिक्त रूप में है और उसे इस मामले में निलंबनकारी वीटो तथा आत्यंतिक वीटो की उतनी शक्ति तो है ही जितनी कि संसद से पारित विधेयकों के मामले में है। साथ ही यह पुनर्विचार के बाद भेजे गए विधेयक पर भी जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, जो विशिष्ट है। यह शक्ति इस अर्थ में है कि राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद भेजे गए विधेयकों को वापस लौटाने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, जिसके आधार पर वह अनंत काल तक अपने पास पड़ा रहने दे सकता है। अब हमने वहां पर चर्चा किया था अध्यादेश के बारे में, उसको हम लोग अलग से देखने वाले थे। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, प्रेसिडेंट्स पावर टू promulgate ऑर्डिनेंस, और ये अनुच्छेद 123 में है। इसमें क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि यदि संसद के दोनों सदन द्वारा पारित अधिनियम यानी एक्ट, अधिनियम एक्ट का हो, यदि संसद के दोनों सदनों जो है सत्र में ना हो, दोनों सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, हो गया हो तो वह अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकेगा। इसकी चर्चा हमने पहले भी किया था। तो अध्यादेश का प्रभाव ठीक वही होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो सेम वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित विधेयक का होता है, संसद द्वारा पारित विधेयक का। एक तरीके से कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी गई है कि यदि विधायिका अर्थात संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह स्वयं विधायिका की भूमिका निभा सकता है। ये अनुच्छेद 123 के माध्यम से ये कहना चाहता है। और अध्यादेश जारी करने से जुड़े कुछ पक्ष हैं, यानी कि अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति से जुड़े पक्ष, और पक्ष क्या क्या है, जैसे कि अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है, अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन एक साथ सत्र में ना हो। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर एक सदन सत्र में है
तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि विधेयक पारित करने के लिए एक सदन की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, तो एक सदन सत्र में है तो भी अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। दूसरा था कि अध्यादेश का वही प्रभाव है जो संसद द्वारा पारित विधेयक का है। संसद द्वारा पारित विधेयक या अधिनियम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है अनुच्छेद जो 13 था हमारा, ठीक है, इसकी विधि की परिभाषा जो थी, विधि की परिभाषा, उसमें जो है अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। अध्यादेश का उल्लेख है, और जिसका अर्थ है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ये चीजें हैं। और जो चौथी चीजें हैं वो ये है कि अध्यादेश संसद द्वारा पारित विधियों की तरह भूतलक्षी प्रभाव यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा जो है अध्यादेश का जो जीवन काल है ये अत्यंत लघु होता है, यानी कम होता है। और संविधान में व्यवस्था है कि सदन के सत्र में पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर वह मृत हो जाता है। यानी संसद के सत्र के पुनः समवेत यानी रीअसेंबल होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर वह मृत हो जाता है। और ये है कि अगर इसी बीच में संसद जो है, संसद के दोनों सदन इसी बीच में संसद के दोनों सदन जो है संसद के दोनों सदन उसका अनुमोदन करने का संकल्प पारित कर दे तो वह जो है अधिनियम बन जाता है। और इसके अपोजिट भी हो सकता है, तो इसके विपरीत यदि 6 सप्ताह पूरे होने के पहले दोनों सदन उसे संकल्प द्वारा खारिज कर दे तो वह समाप्त हो जाता है। और इस संबंध में जो है अनुच्छेद 123 में एक स्पष्टीकरण दिया गया है, और ये कहा गया है
कि यदि संसद के दोनों सदन भिन्न भिन्न तिथियों पर पुनः सम्मिलित यानी कि रीअसेंबल होते हैं तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों के बाद वाली तारीख से की जाएगी। ये कहा गया है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि अध्यादेश के माध्यम से क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो वो इसका जवाब है नहीं। यानी हमारा अगला कौन सा पॉइंट था? अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज ये है कि अध्यादेश राष्ट्रपति जब चाहे तब वापस ले सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब वापस ले सकता है। यहाँ तक तो ये चीजें ठीक थी, लेकिन जो उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि अध्यादेश जारी करने के लायक परिस्थिति पैदा हो गई है, वो न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है या नहीं। ठीक है, तो 1948-1950 के कुछ मामलों में न्यायालय ने यह दृष्टिकोण रखा कि अध्यादेश के लायक परिस्थितियां है या नहीं, इसका संबंध सिर्फ राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान से है। न्यायालय में इस संबंध में कोई निर्णय को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही आरसी कूपर बनाम भारत संघ, ये 1970 का मामला था। ठीक है, इस मामले में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके लेकर मतलब न्यायालय गया था। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से यह संबंधित था और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान जो पहले चल रहा था, व्यक्तिगत समाधान यानी पर्सनल सेटिस्फैक्शन को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि उसने इस शक्ति का प्रयोग असद्भावपूर्ण तरीके से किया है। ये दिया जा सकता है। यानी कि न्यायालय ये कहना चाह रहा है कि उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऐसी व्यापक शक्ति भारत के अलावा किसी भी देश के कार्यपालिका के पास नहीं है। यानी कि जो भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, वैसा शक्ति जो है किसी भी देश की कार्यपालिका को नहीं दी गई है, क्योंकि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की दृष्टि से यह विधायिका की शक्तियों में कार्यपालिका की घुसपैठ मानी जाती है। और संविधान सभा के सदस्य भी इस तथ्य से परिचित थे, किंतु वो जानते थे कि एक जो राष्ट्र उभर रहा है उसके सामने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में कई सारी गंभीर समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, और वो आकस्मिक रूप से भी समस्याएं आ सकती है, जिसके समाधान के लिए
संसद का सत्र बुलाना या सत्र का इंतजार करना देश के लिए भारी नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। तो इस आधार पर भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के माध्यम से अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति को कौन कौन से अनुमुक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को दी गई अनुमुक्तियां, immunities given to the president, जैसे कि ये अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति को कुछ अनुमुक्तियां दिया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 361(1) के माध्यम से राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को किसी कानूनी कार्रवाई से व्यक्तिगत अनुमुक्ति प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने द्वारा किए गए या करने के लिए तात्पर्ययुक्त किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ये अनुमुक्तियां 361(1) के माध्यम से दिया गया है। इसी तरह जो इसका दूसरा खंड है, यानी कि अनुच्छेद 361(2), इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद धारण करने के दौरान किसी भी न्यायालय, ये दौरान है, किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई भी दंडिक या आपराधिक कार्रवाई यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना तो शुरू की जाएगी और ना ही चालू रखी जाएगी। ये इसी तरह जो इसका अगला खंड है 361 का तीसरा खंड, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद धारण करने के दौरान उसे गिरफ्तार अरेस्ट करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार किसी भी न्यायालय को नहीं होगा। जो अनुच्छेद 361(4) है, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति के व्यक्तिगत
कार्यों के संबंध में यह उन्मुक्ति सीमित है यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए गए किसी व्यक्तिगत कार्य के संबंध में अनुतोष यानी रिलीफ का दावा करने वाली सिविल कार्रवाई शुरू कराना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, और उसके लिए 3 शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा कर सकता है, किंतु इसके लिए 3 शर्तें पूरी करनी होगी। और वो शर्त क्या होगा? तो एक पहला शर्त होगा कि लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी गई हो। पहला शर्त तो ये है कि उसको लिखित सूचना देना पड़ेगा। दूसरा जो है, ऐसी सूचना देने के बाद कम से कम 2 महीने का समय बीत गया हो। और जो तीसरी चीजें हैं, इस सूचना में पक्षकार का नाम, पता, कार्रवाई की प्रकृति तथा जो मांगे गए अनुतोष हैं, अनुतोष यानी रिलीफ, इसका विवरण दिया गया। ये 3 शर्त जो है पूरी करनी पड़ेगी, तभी शुरू हो सकता है। ये थी राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले ठीक रहेगा कि राष्ट्रपति की पदावधि देखी जाए, तभी उसमें महाअभियोग लगाना ठीक रहेगा। तो राष्ट्रपति की पदावधि यानी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की पदावधि और उससे संबंधित कुछ उपबंध जो है वो अनुच्छेद 56 और 62 में दिया गया है। तो हम लोग एक एक करके अनुच्छेद लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 56 लेते हैं। अनुच्छेद 56, तो इसमें जो है कहा गया है, इसके अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उसके बाद यदि वह चाहे तो पुनर्निर्वाचन का प्रत्याशी हो सकता है। पुनर्निर्वाचन का प्रत्याशी हो सकता है। 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति की पदावधि 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है।
और ये दोनों जो है उसके मृत्यु से अलग है। ये दो प्रकार जो है उसकी आकस्मिक मृत्यु से अलग है। तो ये है कौन कौन? तो पहला है त्यागपत्र। अगर राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र दे देता है किसको? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है तो उसका पदावधि समाप्त हो जाएगा। ये अनुच्छेद 56 के प्रथम खंड के क वाले भाग में कहा गया है। इसी तरह दूसरा जो है वह राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण करता है, एनी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है। तो अनुच्छेद 61 में बताई गई जो रीति है उसके आधार पर उस पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। और यह है अनुच्छेद 56 के प्रथम खंड के ख वाले पाठ में लिखा गया है। अब यहीं से आ जाती है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये प्रक्रिया क्या है? तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह अर्ध न्यायिक होती है और इस दौरान क्या होता है कि राष्ट्रपति को अपने पद से मतलब हटाया जाता है। और अनुच्छेद 61 में हम लोग जब फिर से इसको लिखना पड़ेगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। और ये क्या था? ये जो है महाभियोग जो है यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी क्वासी जुडिशियल ये प्रक्रिया है। और इसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान पद से हटाया जाता है। और जो ये है उपबंध है ये अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और इसके अनुच्छेद 61 में क्या लिखा गया है तो इसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि सबसे पहले संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आरोप लगाएगा। और आरोप लगाएगा तो उसके लिए शर्त भी दिया गया है। शर्त क्या है कि आरोप जो है वह संकल्प के रूप में होना चाहिए। यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। दूसरा है यह कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना देने के बाद प्रस्तावित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित
करने का प्रयोजन प्रकट किया हो। और चौथा शब्द है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित किया गया हो। जब संसद का एक सदन ऐसा आरोप लगा देगा तो दूसरा सदन जो है उस आरोप का अन्वेषण करेगा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। और इस अन्वेषण के अंतर्गत राष्ट्रपति को वह अधिकार होगा कि वह स्वयं उपस्थित होकर अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कि जब संसद का एक सदन ऐसा आरोप लगा देगा तो दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन करेगा। इस अन्वेषण के दौरान, इन अन्वेषण के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करें। ये हो गया। दूसरा जो है, अधिक जांच के बाद वह सदन सहमत हो जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है और वह सदन इस आशय का संकल्प सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो ऐसा संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो ये था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक देते हैं। अगर जो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस पद की पूर्ति कैसे की जाती है। राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति यानी फिलिंग द वैकेंसी in the office of president। और ये जो है अनुच्छेद
62 में बताया गया है। अनुच्छेद 62 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि यानी टर्म, पदावधि यानी टर्म की समाप्ति से उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन एक अनुच्छेद और है, वो है 56(1) का ग, यानी इसके विपरीत अनुच्छेद 56(1) ग में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक जो है पद रहेगा। अब जैसे कि एक केस हम लोग ले सकते हैं, और वो था इन री प्रेसिडेंशियल पोल, ये 1974 का मामला था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 56(1) ग को अनुच्छेद 62 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए, ये कहा गया। यदि कोई विधानसभा देखो क्या होता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया किसी भी आधार पर रोका नहीं जा सकता। यदि कोई विधानसभा विघटित है या उसके कुछ स्थान खाली है तो निर्वाचक गण में केवल वही लोग शामिल होंगे जो वर्तमान में निर्वाचन गण का हिस्सा बन सकते हैं, और अनुच्छेद 56(1) ग केवल उन मामलों में लागू होगा जहां निर्वाचन के बाद भी नया राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथि को अपना पद ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसे कि जो हमारा अनुच्छेद 62 का दूसरा खंड है, अनुच्छेद 62 का जो है दूसरा खंड है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति की मृत्यु और क्या हो सकता है, तो उसका त्याग पत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ है तो रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र
यानी किंतु किसी भी स्थिति में 6 महीने से पहले 6 महीने से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। और अगर ऐसा निर्वाचन होता है तो ये जो राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा राष्ट्रपति अपना पद धारण करने की तिथि से 5 वर्षों तक स्वतंत्र कार्यकाल पूरा करेगा, ऐसा कहा गया। अब देखते हैं राष्ट्रपति से जुड़े राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान। ये मतलब अब खत्म हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग जो है अब उपराष्ट्रपति पर चलेंगे। कहीं कहीं बीच बीच में जो है एक चीजें और हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की तुलना, यानी उसके महाभियोग प्रणाली में क्या अंतर है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो महाभियोग प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रपति के संबंधित कुछ अन्य प्रावधान क्या है, जैसे कि एक ये ले सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, यानी कंडीशन फॉर प्रेसिडेंस ऑफिस, तो ये अनुच्छेद 59 में बताया गया है। अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि ऐसे किसी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करने की तिथि से उस सदन से उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 59 का दूसरा खंड है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी पदावधि यानी टर्म के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। दूसरी चीजें देखते हैं अनुप्रावधान में। राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते
तो इसके लिए जो है अनुच्छेद 59(3) है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपने शासकीय निवासों का बिना किराया दिए उपयोग करने का हक होगा। और उसे वे सभी परिलब्धियां भत्ते तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा सुनिश्चित करे, ऐसा कहा गया। और जब तक संसद जो है ऐसी विधि नहीं बनाती है तो जो संविधान की दूसरी अनुसूची में जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो वर्णित है वो मिलेगा इनको। और समय समय पर जो है संसद राष्ट्रपति की परिलब्धियों से संबंधित अधिनियम पारित किए हैं और वर्तमान में जो है उन्हें 5 लाख रुपए वेतन मिलता है महीने का जो है मिलता है। और इनका जो वेतन है वो आयकर से मुक्त होता है और पद छोड़ने के बाद जो है इनको पेंशन की सुविधा दी गई है जो इनके वेतन का 50% होता है, यानी 2.5 लाख रुपए। अब जैसे कि इस एक अनुच्छेद और है, जैसे कि अनुच्छेद 59 का चौथा है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि यानी टर्म के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, कम नहीं किए जा सकेंगे। और इसका उद्देश्य यह था कि राष्ट्रपति को दबाव से दूर रखना है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि भारत और अमेरिका में महाभियोग प्रणाली में क्या अंतर है। फिर उसके बाद हम लोग अभी तक के जितने राष्ट्रपति बने हैं और उनका अवधि जो रहा है वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति से शुरू करेंगे। तो आज यहीं तक।